अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। सियासी एहतजाज और मज़ाकरात के शोर शराबे में आज एपेक्स कमेटी का एक बहुत ही अहम इजलास सामने आया, जिससे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया और तीन अहम पैगाम जो हैं वो उन्होंने उस इजलास में दिए हैं। अपने पहले पैगाम में आर्मी चीफ का कहना यह था कि हम सब पर आईन पाकिस्तान मुकद्दम है, आईन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। आर्मी चीफ ने साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। अब नाजरीन रुख करेंगे सियासी सूरत हाल का, ताज़ा तरीन सूरत हाल का, कि जिसमें 24 नवंबर को एहतजाज या 21 नवंबर को ब्रेक थ्रू की बाज़गश्त अब बुलंद होती जा रही है। PTI का 24 नवंबर का एहतजाज होगा या नहीं? तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल में इस सवाल से ज़्यादा अहम सवाल अब ये उठ खड़ा हुआ है कि PTI के अपने मुतालबात पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे या नहीं, और क्या अब से 2 रोज़ बाद 21 नवंबर तक इन मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा। इस सवाल के सामने आने की 2 अहम वजूहात बनी हैं। सबसे पहले द न्यूज़ अखबार में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की आज की खबर जो छपी कि एक अहम हुकूमती शख्सियत और PTI क़यादत का मुज़ाकरात के लिए इब्तिदाई राब्ता हो गया है और दोनों अतराफ से मुस्बत इशारे मिले हैं। खबर के मुताबिक इब्तिदाई राब्ते कामयाब होने की सूरत में मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक हुकूमती शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में ले सकती है और PTI को यकीन दहानियाँ करवाई जा सकती हैं। खबर में दावा भी किया गया है कि अगर मुज़ाकरात हुए तो PTI और हुकूमत के दरमियान ही होंगे और किसी भी इत्तेफाक से कबल हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। ताहम इस खबर के सामने आने के बाद PTI के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब ने इसकी तरदीद की और ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये खबर PTI के एहतजाज को नुकसान पहुँचाने के लिए शाया की गई है। इसी दौरान दूसरी पेशरफ्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और PTI चेयरमैन गौहर खान की अडयाला जेल में 2 घंटे तवील मुलाकात थी, जिसके बाद दोनों शख्सियात को मीडिया से बात किए बगैर ही रवाना होते देखा गया। मगर मीडिया ज़राए से ये खबर सामने आई है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की मशरूत इजाज़त ये कहकर दे दी है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जिनके पास अथॉरिटी है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। इसके साथ ही इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने भी इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात करने और मुतालबात की मंजूरी के लिए 21 नवंबर की डेडलाइन दिए जाने की तस्दीक कुछ इन अल्फाज में की है, सुनिए। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत तो PTI के 24 नवंबर के एहतजाज पर सवाल उठा ही रही थी, मगर इसमें एक और इजाफा सेनेटर फैसल वावडा का हो गया है, जिन्होंने ये दावा भी कर दिया है कि 24 नवंबर का एहतजाज नहीं होगा और अंदर खाते बातचीत चल रही है। सुनिए फैसल साहब ने क्या कहा। सारा ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए। गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी PTI की आदत किधर है? पाकिस्तानी जिस हिस्से में नजर आ रही है, सब KPK में बैठे हुए। दूसरी जानिब PTI के एहतजाज को मिस्ड कॉल कहने वाली हुकूमत इसी एहतजाज को रोकने के लिए भी भरपूर तरीके से मुतहर्रिक नजर आ रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक PTI एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने 22 नवंबर से रेंजर्स और FC के 9000 एहलकार मांग लिए हैं, जबकि पहले ही शहर में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 40,000 टीयर गैस शेल्स, 2000 गैस गन्स और 50,000 रबर बुलेट्स भी फराहमी का मुतालबा कर दिया गया है, जबकि शहर भर में 1200 कंटेनर्स लगाने का प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। PTI अब मुज़ाकरात के हवाले से कितनी संजीदा है और क्या अब 21 नवंबर से पहले ब्रेक थ्रू हो सकता है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मुझे याद है द लास्ट सेशन व्हेन वी हैड यू ऑन द शो, आपने कहा कि कुछ खबरें सामने आएंगी और आप इंतज़ार करें और उम्मीद रखें, तो इसलिए हमने सोचा कि रऊफ साहब से ही जो पिछली दफ़ा आप कह कर गए थे उसी हवाले से बात हो। आज वो बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है जिसकी आप उस वक्त कुछ पेशगोई सी कर रहे थे या आपकी शायद इतला थी। लेकिन रऊफ साहब ये बताइए सबसे पहले कि मुज़ाकरात के दरवाजे तो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने बंद कर दिए थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब कौन सा ऐसा रीज़न है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने दरवाजे खुले रखे हुए हैं दोबारा से?
थैंक यू शिफा, बहुत मेहरबानी आपकी। एक तो आपने बड़ा आपका लंबा चौड़ा मैंने इब्तदाइया सुना है, उसमें आपने बहुत से लोगों को और ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि बातचीत शुरू हो चुकी हुई है या बातचीत शुरू हो रही है। एक अंसार अब्बासी साहब हैं, अब इस शख्स की क्रेडिबिलिटी आप भी बेहतर जानती हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की। और मुझे एक इनकी स्टोरी निकाल के बता दीजिए कि जो इन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर के ऊपर दी हो और वो स्टोरी जो है एक्चुअली हुई हो, सच साबित हुई हो। सही है। बाकी भी जिस शख्स का आपने जिक्र किया है, फ्रैंकली उसकी बैकग्राउंड और उसकी क्रेडिबिलिटी भी मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वक्त ज़ाया करना चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासी जमात होने के नाते बातचीत का जो दरवाज़ा है वो कभी भी इसने बंद नहीं किया। आज की जो हकीकत सिर्फ इतनी है कि इजाज़त मांगी गई और जैसा कि कहा भी गया है और मैं भी कहता रहा हूँ अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में। आपको याद है आपके प्रोग्राम में भी बिल्कुल। लास्ट में आया था, तो मैंने कहा था जी कि अल्टीमेटली तो बातचीत नहीं ही पड़ेगी, जो जब भी करें। और मैंने ये भी कहा था कि जी कल करने की बजाय आज करें। और मैंने ये भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो बातचीत है वो नागुज़ीर है, इनेविटेबल है, क्योंकि मुल्क जो है वो इस वक्त जैम होया हुआ है और मुल्क को आगे मूव करने के लिए ये बातचीत जो है इसका होना वो एक प्री रेक्विजिट की हैसियत रखता है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके ठीक है। प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने अर्ज किया था। आज की बात की सिर्फ हकीकत ना अंसार अब्बासी की स्टोरी में कोई हकीकत है, ना ये बाकी लोग जो आके अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं उसमें कोई हकीकत है। खान साहब ने पास्ट की तरह यही कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बात करने को तैयार हैं और वो भी सिर्फ उन कंडीशंस के ऊपर जो कि हमने 3 कंडीशंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी कहा है। मुतालबात, उसमें बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा मैंडेट जो है वो रिटर्न किया जाए। हाँ, कोई अगर हमें कमिट करता है कि जी मैंडेट रिटर्न कर देंगे तो फिर बैठे बात करें। मैंडेट रिटर्न करने के बारे में हुकूमत तो हमें कोई कमिटमेंट इसलिए नहीं दे सकती है शिफा कि अगर वो हमें मैंडेट वापस मिलेगा तो ये हुकूमत रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ समझने वाली है, मतलब 2 मिनट अगर इंसान सोच ले तो मेरा ख्याल है कि बड़े पॉजिटिव बड़े अच्छे नताइज जो है वो अखज़ कर सकता है कि बात इन सारे जो कंडीशंस हैं हमारी इसके ऊपर बात होनी है तो उन्हीं के साथ होनी है जिनके पास ताकत है और वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये हुकूमत नहीं है, ये तो सिर्फ पपेट्स हैं। ठीक है, तो ये लेकिन इतनी सी हकीकत है आज के दिन की जो सारे बार आई है। ठीक है, स्टॉर्म इन अ टी कप आप जिसको एक तरह से कह रहे हैं। लेकिन रऊफ साहब, एक बात और भी है जो सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये जो दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के दोबारा से खुले हैं, क्योंकि वो भी बयानात हमने देखे थे, मीडिया पर भी रिपोर्ट हुए थे, मुख्तलिफ पीटीआई के रहनुमाओं ने भी उसकी तस्दीक की थी कि भाई खान साहब ने दरवाजे बंद कर दिए थे। तो अब जो दरवाजे खुले हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पैगाम आया है या कोई उनकी तरफ से इस किस्म की कोई ऑफर आई है कि आप दरवाजे खोलें, हम बातचीत करते हैं, या इमरान खान साहब खुद ही सॉफ्ट हो गए? देखिए, इमरान खान साहब अपने असूलों के ऊपर कायम थे और अपने असूलों के ऊपर कायम हैं। आज भी वो जो बात की है उन्होंने वो यही की है कि जो हमारी कंडीशंस हैं, जो 3 कंडीशंस हैं हमारी, मैंडेट की वापसी, कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्टोरेशन वगैरह और तमाम बेगुनाह कैदियों को जो कैद इन्होंने बगैर किसी जुर्म के इन्होंने जेलों में डाला हुआ है, उनकी रिहाई जो है। तो इनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट बात अगर करना चाहती है तो बिल्कुल बहसीयत एक सियासी जमात के हम तैयार हैं। दरवाजे जो थे टेक्निकली कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए बंद नहीं हुए थे। आपको पता है मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, बहुत से प्रोग्राम्स में बैठ के मैंने ये कहा है कि आप ऑन द रिकॉर्ड हैं, अल्टीमेटली बिल्कुल। बातचीत करनी पड़ेगी जी। और वही पोजीशन इस वक्त है कि जी बातचीत अगर इन मकासद के हसूल के लिए है तो बिल्कुल तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत करेंगे जिनके पास ताकत है, जो बातचीत कर सकते हैं, जो बातचीत करने की उनके पास कोई रैशनल मौजूद है। जो हुकूमत वक्त है ये मतलब इनके पास कोई ताकत नहीं है। ये तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये तो पपेट्स हैं और ये वही काम जो अपना जो है ना कुछ और अरसा शायद जारी रख सकते। अच्छा, अब रऊफ साहब, अगले 48 घंटों की बात हो रही है, जो अल्टीमेटम है वो 21 तक है, जो कि जुमेरात बनता है। अगले 48 घंटों में आखिर किस तरह से आपके मैंडेट और 26वीं तरमीम की वापसी के मुतालबे पर पेशरफ्त हो सकती है? इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से ये चीज़ गारंटी करेगी आप लोगों को कि भाई ये हम कर रहे हैं? क्योंकि एक तरह से अगर आपको वो ये कहते हैं कि हम आपका मैंडेट आपको वापस करते हैं, उसका मतलब ये है कि जो भी हुकूमत इस वक्त बनी हुई है और जैसी तैसी भी बनी हुई है, चाहे बैसाखियों पर ही क्यों ना खड़ी हो, वो गिरानी है। तो हम गिराते हैं भाई आपके लिए ये हुकूमत। देखिए, बातचीत जो होती है ना वो उसका आगाज इंपॉर्टेंट होता है। जब बातचीत एक मकसद बातचीत का आगाज कर दिया जाए तो नताइज फिर निकल आते हैं। ये एक दिन लगता है, ठीक है,
2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जी दोनों पार्टीज़ जो हैं, वो बातचीत शुरू करने के ऊपर एग्री करें और बातचीत के लिए बैठ जाएँ। जब बैठेंगे तो नताइज निकल आएँगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है, ये माँगे के मैंडेट के ऊपर खड़ी है। इस हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा है, ये सबको पता है। सो ये एस्टैब्लिशमेंट को भी पता लग चुका हुआ है। ऑब्वियसली चेंज आनी है, ऑब्वियसली जो मैंडेट जिसके पास जेन्युइन मैंडेट है, उसको रिस्टोर होना है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ जो है वो मुल्क में वापस आना है। ऑब्वियसली इंसाफ जो है वो वापस आना है। तो ये चीज़ें जो है इसके बारे में कोई 2 ओपिनियंस है नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जी बातचीत शुरू की जाए। इसमें डेडलाइंस कोई नहीं ठीक है, होती यानी है। कि 21 तक हो, आज शुरू हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। मेरी कंटेंशन थी और है कि आज करें, कल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि मुल्क जो है वो एक नाज़ुक एज के ऊपर खड़ा हुआ है और ये और इस तरीके से मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि शुरुआत हो जानी चाहिए, और वो शुरुआत हो जाती है तो फिर 24 नवंबर का जो भी एहतजाज की कॉल थी या जो भी है, फिर वो आगे मौखर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के रिजल्ट्स उस मुज़ाकरात के क्या निकलते हैं। ऐसा ही है? ये मैंने नहीं कहा, ये आप नतीजा अखज़ कर रही हैं। मैं अभी भी इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा। 24 की कॉल है, मौजूद है, और 24 की कॉल उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक कि खान साहब खुद इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट नहीं देते। ठीक है। बड़ा क्लियर हूं मैं इस बारे में, और कुछ ठीक है। अच्छा, अब अगर मुज़ाकरात के दौरान मजीद वक्त मांग लिया जाता है तो फिर? वो देखेंगे कि बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या चीजें हैं जो टेबल के ऊपर लाई जाती हैं, क्या रवैये हैं, कौन कौन शामिल है उसमें, क्या वो जो हमारी कंडीशंस हैं, जो हमारे तकाजे हैं, क्या उनके ऊपर वो बातचीत करने के ऊपर आमादा हैं। तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और उसके अच्छा। बाद ही इंसान फिर फैसला कर सकते हैं। इफ्स एंड बट्स के बारे में जब कोई जवाब हमारे पास कोई जवाब आएगा, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम बेहतर पोजीशन में होंगे, हमारी पार्टी बेहतर पोजीशन में होगी कि वो कोई फैसला कर सके। ठीक है। अच्छा, और रऊफ साहब, पीटीआई को कौन ऑन बोर्ड लेगा इस हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से? ये तो दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन लेना है जी, किसने लेना है। हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जैसा कि कहा भी गया, आज बहुत सारे लोगों ने आके कहा, एक ही बात की है कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा, या जो लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं उनको कोई इंडिकेशन मिलेगी, तो फिर वो खान साहब के पास जाएंगे, खान साहब फैसला करेगा कि ठीक है जी, ये इस ठीक तरीके है। से शुरू कर। अच्छा, और बाय एस्टैब्लिशमेंट यू मीन एस्टैब्लिशमेंट ओनली, इसमें हुकूमत शामिल नहीं है? एम आई करेक्ट? देखिए जी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमने बात करनी है। अगर वो किसी और को अपने साथ बिठाना चाहते हैं तो वो हमारी शर्त ठीक है। वगैरह नहीं है जी, वो बिल्कुल बिठाना चाहते हैं तो बिल्कुल बिठाएं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जो मेन जो काउंटर पार्ट है वो एस्टैब्लिशमेंट हो। ठीक है। और अगर रऊफ साहब, अगर मिसाल के तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से पहले, एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू होने से पहले गवर्नमेंट आप लोगों को अप्रोच कर लेती है, अपनी कमेटी वो बनाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं आपके तीनों मुतालबात के हवाले से, फिर क्या? इनकी कोई हैसियत क्या है? इनके साथ किस बात के ऊपर बात की जाएगी? ये तो खुद इजाजतनामे लेके तो फिर ये एक कदम उठाते हैं, एक कदम की इजाजत लेते हैं तो एक ही उठाते हैं, दूसरा नहीं उठा सकते। लेफ्ट की इजाजत लेते हैं तो लेफ्ट की तरफ चलते हैं, राइट पे नहीं चल सकते। बीबी, तो इनसे ठीक है। मुज़ाकरात की हैसियत क्या है? इनकी मुज़ाकरात की क्या हकीकत है? ये दे क्या सकते हैं हमें? ये तो हमारे मैंडेट को चोरी करके बैठे हुए हैं। ये क्यों हमसे बातचीत करना चाहेंगे? और अगर हमें ऑफर भी करते हैं तो हमें पता है कि वो जेन्युइन नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मैंडेट हमारा वापस करते हैं तो ये कहाँ रहेंगे? ये तो हुकूमत छोड़ देंगे, ये तो हुकूमत छोड़नी पड़ेगी इनको। तो ये देखें ना, ये बात समझने वाली है। ठीक है। ये अच्छा, इनकी बातचीत का, अगर ये बातचीत का इंदिया देते भी हैं ना, तो वो भी उसमें कोई हकीकत नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए होगा कि जी हमारा एहतजाज जो है उसको पोस्टपोन पोस्टपोन करा करवाया जाए। ट्रक की बत्ती आप या, उसको कह रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब रऊफ साहब, एक और बड़ा सवाल है, और वो प्रिंसिपल सवाल इसलिए है कि पीटीआई की सियासत इस वक्त पिछले 2-2.5 सालों से जिन भी टांगों पर खड़ी हुई है, वो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट टांगें, और वो हैं एक नैरेटिव कि भाई एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उनका जो रोल है वो उसी आईनी रोल के अंदर रहें। अगर आप लोग एस्टैब्लिशमेंट से अब बातचीत करते हैं, और जहां पर एक तरफ आप कहते हैं वो न्यूट्रल रहें, तो जब आप लोग उनसे बात करेंगे और अगर मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हुकूमत को वो दाएं बाएं कर देते हैं, या वो कहते हैं अच्छा भाई आ जाएं, आप लोगों ने बड़ा रोला डाला हुआ है, आएँ और आप ही हुकूमत बना लें या इलेक्शन कराते हैं, तो फिर वही ये जो 2 पार्टियां हैं जो इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है, ये कल को आप पे इसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाएंगे? देखिए, बीवी, मसला ये है कि हमारी कंटेंशन सिंपल ये रही हुई है कि पाकिस्तान के तमाम अदारों को बशमूल एस्टैब्लिशमेंट को अपने अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। और इस वक्त मुल्क के जो मसाइल क्रिएट हुए हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुए हुए हैं कि इदारों ने, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। कि इदारों ने अपने आईनी हकूक से बढ़ के रोल अदा करने की कोशिश की है, और जो उनके उनके जो आइन के मुताबिक जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको फुलफ़िल नहीं किया। सो तमाम इदारों को, इसमें लेजिस्लेचर भी है, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें बाकी भी जो रियासत के जितने भी इदारे हैं, सब लोगों को अपने-अपनी आईनी हदूद में वापस जाना पड़ेगा और अपने-अपने काम करने पड़ेंगे, ताकि रियासत आगे बढ़ सके। किसी एक के ऊपर फ़ोकस नहीं है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन। रऊफ़ हसन साहब सीनियर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे और तरदीद कर रहे थे उन सारी खबरों की जो कि छप रही हैं इनके एहतजाज के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात नहीं हो रहे फ़िलहाल किसी भी हुकूमती किसी भी शख्स या कमेटी के साथ, और अगर मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट के ही साथ होंगे, क्योंकि ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब सवाल ये है कि ये एहतजाज तो बहरहाल होना है, 24 तारीख जो दी हुई है नवंबर की, वो तो वहीं की वहीं स्टैंड करती है। तो अब पंजाब की तैयारियों के हवाले से हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में एक वक्फे के बाद, कि पंजाब में पीटीआई तैयारी कैसे कर रही है और पंजाब हुकूमत पंजाब में क्या पीटीआई के इस एहतजाज को कंटेन करने की कोई कोशिशें कर रही है, या ये सारे कंटेनर और ये सारी रबर बुलेट्स वगैरह का सिलसिला हम सिर्फ इस्लामाबाद में ही देखेंगे। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के मज़ाकरात की बात तो एक तरफ, मगर फिलहाल 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल अपनी जगह बरकरार है, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में रऊफ़ हसन साहब ने हमें बताया। अब इस एहतजाज के लिए पीटीआई पंजाब कितना तैयार है, और जो इक़दामात एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से हमने इस्लामाबाद में देखे, क्या वही कुछ पंजाब में भी हुकूमत पंजाब करने जा रही है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पंजाब शौकत बसरा साहब और तर्जुमान पंजाब हुकूमत सैयद कौसर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। कौसर साहब, अगर आपसे मैं आगाज़ कर सकूं, क्योंकि आप गवर्नमेंट हैं, हम जसारत नहीं कर सकते कि हम दूसरी तरफ पहले जाए। ये बताइए कि मुज़ाकरात की जो खबरें आ रही हैं, क्या वाकई हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात कर रही है? आपकी क्या इतलात हैं? आज देखें, जो एपेक्स कमेटी के इजलास से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से खिताब किया शिफा, तो बड़ा मजा आया मुझे भी सुन के, ज़ाती तौर पे बैसियत पाकिस्तानी शहरी। उन्होंने उन अफराद का इंक्लूड केपी के वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद थे, और आईएमएफ के हवाले से जो सूबों ने ताउन किया उस पे वो उनके शुक्रगुजार नजर आए। उसमें किसी किस्म की कोई मनफी बात नहीं की गई, मिल के साथ चलने की बात की गई। किसी को ये नहीं कहा गया कि पकड़ धक्कड़ होगी और फलां चोर, फलां डाकू, फलां ये, किसी किस्म की कोई बहुतान तराजी वहां पे नहीं हुई। बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की। हम तो हमेशा से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मिल के चलाया जाए। अब मसला कहाँ पे होता है? वहां पे होता है कि जब आप एहतजाज के पीछे जनाब कुछ और मुहरकात आपकी हों और आप कर दें कि हम जा रहे हैं वहां पे और इस दफा हम कफन बांध के जा रहे हैं, कब्रें खोद देना, हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे बढ़ा देना। जब इस किस्म की गुफ्तगू होती है शिफा, तो फिर यकीनी तौर पर जो रियासत होती है उसकी ये जिम्मेदारी है कि न सिर्फ सरकारी की हिफाजत, बल्कि हमारे जो शहरी हैं उनकी हिफाजत के लिए भी हम इकदामात उठाएं। और हम इकदामात वो उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक ये सिलसिला जारी है। अब मसला ये है कि हमारी जो इतलात हैं कि सवाबी मोटरवे के करीब बाकायदा तौर पर खेमे लगाए गए हैं कराने के लिए। इस्लामाबाद से घंटे की मुसाफत, 1 घंटा 20 मिनट की मुसाफत है। वहां पे इस किस्म की हरकत क्यों की जा रही हैं? कौन लोग हैं जिनको वहां पे बिठाया जा रहा है और बवक्त जरूरत इस एहतजाज में उनको इस्तेमाल किया जाएगा? तो हम भरपूर तरीके से तैयार हैं, हर तरह से अवाम की जानो माल और सरकारी इमलाक की हिफाजत करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर एक तरीके से एक तरह का साने 9 मई बर्पा हो। तो जो इनकी अधूरी कोशिश थी पहले, उसमें वो दोबारा कामयाब। तो कौसर साहब, ये कि पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? इस्लामाबाद के इकदाम तो हमने देखे हैं कि कंटेनर्स हैं, 9000 एफसी के एहलकार हैं जिनको कि बुला लिया गया है, साथ ही साथ दफ़ा 144 भी नाफिज हो गई है अगले 2 माह के लिए। पंजाब हुकूमत का क्या प्लान है? क्योंकि पीटीआई का ये प्लान है कि खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से मेनली ये काफिले लीड करेंगे जो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। देखिए, हमें तो पूरा यकीन है, जिस तरह पहले पंजाब ने उनको रद्द किया, इस दफा भी रद्द ही करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कल एक प्रोग्राम में एक पीटीआई के बड़ी शख्सियत ने मेरे साथ ही कह दिया कि वो जो हम नारे लगा रहे थे ना वहां पे, सर पे कफन बांध लो, कब्रें खोद लो, जनाजे बढ़ा देना, वो हमारा सियासी नारा था। तो ये सियासी नारे लगा के अब लोगों को बहका नहीं सकते, नौजवानों को बहका नहीं सकते। अवाम ने इन पे एतबार नहीं किया, इनके अंदर फूटें पड़ चुकी हैं। वो बहन बरजाई वाली लड़ाई जो है
उसका आगाज हो चुका है। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो हलीमा खान साहिबा की बात सुने या मोहतरमा जो उनकी ज़ौज हैं जो पीरनी साहिबा उनकी बात सुने। तो लोगों में कंफ्यूजन इन्होंने खुद क्रिएट कर दी है वहां पे। तो बसरा अब साहब, ये सिलसिला है, लोग थके हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई निकलेगा। अलबत्ता इन्होंने इजाजत नहीं ली अब तक। अच्छा, जब ये इजाजत नहीं ली, इजाजत ठीक देंगे है। एहतजाज की तो फिर हुकूमत सोचेगी कि क्या करना है आगे। ठीक है, इजाजत एक तो नहीं ली बसरा साहब, दूसरा ये कि आप लोगों के जो लोग हैं वो थक गए हैं और शायद वो ना निकलें इस बार। और खेमों वाली भी उन्होंने बात की, उसका भी मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें कि खेमे लगे हुए हैं और लोग वहां पर पहले से पहुंच गए हैं, वो क्यों बैठे हैं, ये भी पूछ रहे हैं। देखिए शिफा, मैंने काजमी साहब को इंटरप्ट नहीं किया, तो मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे। दोनों चूंकि स्काइप पे हैं। पहली बात तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उन्हें कहा, क्योंकि डर के रहना चाहिए। और हुक्मरान भी वो बेचारे जिनके खुद तो पल्ले कुछ नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और वहां से किसी सहाफ़ी को निकाल देते हैं, किसी सियासतदानों के खिलाफ पर्चे दर्ज करवा देते हैं। इसलिए आप बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह कि आपने पहले उनसे पूछ लिया कि आपका क्या एजेंडा और क्या सोच है। तो बाकी मैं काजमी साहब को मैंने अभी सुना है कि वो जी। लंदन में है, तो मेरा तो मशवरा है लंदन ही रहन, क्योंकि इतने काम इन्हों का मुक गया हूँ। क्योंकि 8 महीने आप लोगों ने फार्म 47 की जाली हुकूमत ने जो करना था, जाहिर है कि आपका ना वजीर आजम ना आपकी वजीर आला और जिसके ये स्पोक्स पर्सन है वो बेचारी तो खुद हारी हुई थी। तो अब मेरा ख्याल में इनका वक्त आ गया है चल चलाओ का। तो मेरा काजमी साहब को मशवरा है कि वो लंदन में जो काम कर रहे थे अपने काम को दोबारा शुरू करें। बसरा साहब, ये यहाँ आने आपकी जरूरत नहीं इतला क्योंकि है जो या यहाँ ये आपका अपना तज्जिया है कि कम मुक गया है? नहीं, देखिए मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ। आप ये देखिए ना कि जब कितनी देर तक आप अवाम की तो ये नुमाइंदे नहीं है। अवाम तो सारी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। ये बेचारे तो फार्म 47 के नमूने हैं। ये अच्छा, ये दूसरी बात, इनका कोई स्टेक नहीं है। ये सियासी अदाकार तो हो सकते हैं लेकिन सियासतदान इसलिए नहीं हो सकते कि सियासतदान अवाम के वोटों से होता है। अब काजमी साहब जिस पार्टी को तर्जमानी कर ठीक रहे है, हैं वो वो बेचारा सही मियां है। नवाज शरीफ खुद हार गया। वो मेरी बात गुजारिश जी, जी। शिफा, जी, वो जी। मियां नवाज शरीफ खुद हार गया तो इनकी कौन सी सियासत है? तो पंजाब में बहुत क्लैरिटी के साथ हमारे पंजाब प्रेसिडेंट है हमाद अजहर, वो इंशाल्लाह लाहौर से लीड करेंगे। और बेशक इजाजत पंजाब के लेके अंदर या बगैर कर्फ्यू है, इजाजत के? देखें किसी इजाजत की हमें जरूरत नहीं है। हम हमारा ये आईनी जमहूरी सियासी हक है जिसको हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। पंजाब में तो खास तौर पे क्योंकि ये कर्फ्यू है, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, हमारे घर महफूज नहीं है, घरों को तोड़ा जा रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर पुलिस जो है उन्होंने रेड शुरू किए हुए हैं, हमारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। भाई अगर हमारे साथ आवाम नहीं है, आवाम नहीं निकलते हैं, तो आपने पंजाब को नो गो एरिया क्यों बनाया हुआ है? आप पूरे पंजाब में कंटेनर्स क्यों लगा देते हैं, पूरी सड़कें बंद कर देते हैं? और आपने शिफा, आप तो इस्लामाबाद रहने वाली हैं। जी, जी। हमने इस्लामाबाद में जो भी इवेंट किया, वो समझाने का जलसा हो, वो लियाकत बाग में एहतजाज हो, वो हमारा डी चौक वाला था, एक पत्ता नहीं टूटा, एक गमला नहीं तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दिया, नो गो एरिया बना दिया, रबड़ बुलेट्स मारी जा रही थी, आंसू गैस के शेल मारे जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हम हर सूरत में पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे। और दूसरी बात आपने स्टार्ट में कही मुज़ाकरात की, खान साहब ने तो कभी भी मुज़ाकरात को नो नहीं कहा, लेकिन मुज़ाकरात किन से? इन बेचारों से तो नहीं कर सकते ना, इनके पल्ले क्या है? वो पंजाबी जी कहते हैं पल्ले नहीं तेला तो करती फिरती मेला मेला। ये बेचारे तो खुद मुसल्लत किए गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी पार्लियामेंट बनाई है। चले मेरे बयान को छोड़ दें, मौलाना फजलुर रहमान इनको वोट भी देते हैं, पीडीएम के इनके सदर भी हैं, उनसे पूछ लें। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ, सुन लें, वो कहते हैं कि सब के सब हारे हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने ये हुकूमत बनाई है, इसलिए हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। लेकिन और उनसे मुज़ाकरात करने, ठीक है, वो आपकी बसरा साहब बात बिल्कुल ठीक है। आपसे अगला सवाल मेरा यही होगा कि मुज़ाकरात उनसे आप कर रहे हैं जिनको आप चाहते हैं कि सियासत में उनका कोई किरदार ना हो, तो फिर तो आप उनको खुद प्लेट में रख के किरदार दे रहे हैं कि भाई आओ हमसे भी मुज़ाकरात करो, कल हमें निकाला था आज इनको काटो। मैं इसका अभी जवाब दे दूं या बाद में दूं? मैं आती हूँ आपकी तरफ, आप सोच लें, आप अच्छा सा जवाब सोच लें। काज़मी साहब, इन्होंने तो कह दिया बसरा साहब ने कि हम तो निकलेंगे, अब आप लोगों ने क्या करना है? उनको निकलने नहीं देना। वो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं क्रैकडाउन हो रहा है आप लोगों की तरफ से उनके लोगों पर, तो निकलने दें, फिर पकड़ें, पहले से क्यों पकड़ रहे हैं? अगर इमरान खान को पकड़ा ना तो वो हमारी रेड लाइन है। अगर आप इमरान खान को खाना ना दिया ना ठीक से तो वो हमारी रेड लाइन है। अगर आप इमरान खान को वर्जिश मशीन ना दी ना तो वो हमारी रेड लाइन है। और बात कहाँ पे खत्म हुई थी? खुदा के लिए हमारी मुलाकात करा दो इमरान खान से। तो बात ये है, इनके मौक़िफ़ जो है वो बदलते रहते हैं।
अब इन्होंने मुझे वार्न किया कि मैं वापस ना आऊं, मैं तो कल वापस आ रहा हूं और मुझे यकीन है कि ये लोग अब कभी नहीं आ रहे। अच्छा। ये पहले जो इनकी कोशिश थी ना 9 में, उस कोशिश में ये नाकाम हुए। अब वो दोबारा वही कोशिश करने जा रहे हैं और ये दोबारा साना 9 मई जो है वो तरतीब देने की कोशिश हरगिज ना करते। अगर एससीओ कामयाब ना होती, अगर मुल्क की मैशियत बेहतर ना हो रही होती, ये दोबारा हरगिज ऐसी कोशिश ना करते। अगर पंजाब में मरियम नवाज ने हालात को यकसर तब्दील ना किया होता, लोगों की जो जिंदगी है उसको बेहतर ना बनाया होता, ये हरगिज वो इकदाम ना करते 9 मई वाला दोबारा, ये फाइनल कॉल हरगिज ना देते अगर पाकिस्तान के अंदर सी पैक दोबारा रिवाइव ना होता। अब मसला क्या है? सी पैक के साथ इनकी दुश्मनी तो पुरानी है ना। इनका जो एक वो बरतानवी नजाद बंदा जो खान साहब की काबीना में आया था, उसके हलफ उठाने के 22 घंटे बाद तमाम वो डॉक्यूमेंट जो दो स्टेट्स के दरमियान सीक्रेट होते हैं, उनको अमेरिका तक पहुंचा दिया गया और आज तक चाइना उस बात पे खफा है कि खान साहब ने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका के हवाले कर दिए थे सी पैक के, जो 2 स्टेट्स के दरमियान एक सीक्रेट है। वो तो सही है, अगर वो वो आपकी सारी बात चीजें ठीक है सुने कासिम साहब, सुने लेकिन अब तो अगर ये चाइना इस चीजें बात पे अगर खफा है ये कि हमारे चीजें यहाँ सिक्योरिटी और रूल ऑफ ये जो है सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स अब चाइना के वो है सीरियस जो नौयत के कंसर्न्स है उसके। आगाज हमारा चाइना से वहां से हो गया था, उसके बाद फिर जनाब इन्होंने सी पैक को जो फिर यकसर खत्म कर दिया, फिर वो पापा जोन्स को उस पे लगा दिया गया। ये सारे मामले हैं। अभी ये मुज़ाकरात किसके साथ चाहते हैं? वो मीर सादे हैं, बीमार हुए, जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लेते हैं। हमेशा जी जी, एस्टेब्लिशमेंट पे इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं हमेशा कासिम साहब, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल। पे इल्जाम लगाया, हमारे खिलाफ फलां ने साजिश कर दी, फौज ने हमें मार दिया, फौज ने हमें निकाल दिया, फौज ने हमारे साथ ये किया। अब उसी फौज की तरफ दोबारा देख रहे हैं। लेकिन भाई कासिम साहब अमेरिका ने सवाल ये हाँ है कि जी। अगर मिसाल के तौर पे इनके उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है 21-22 तक, तो फिर क्या करेंगे आप? अब आप हालात भी तो देखें ना। अब जिस अमेरिकन पे जिन वो एक एस्टेब्लिशमेंट पे और अमेरिका पे इल्जाम लगाया गया इकट्ठे कि रिजीम चेंज अमेरिका ने कर दी जी, वो साइफर लहरा लहरा के दिखाया गया। और अभी वहां पे क्या है, लॉबिस्ट हायर किए गए हैं ना अमेरिका के अंदर, और लॉबिस्ट भी वो हायर किए गए हैं जो इजरायली नवाज हैं, जिन्होंने हमेशा इजरायली इकदामात को उनकी हमायत की और फलस्तीन पे जो मुजालिम है उसके खिलाफ आज तक नहीं बोले। दुनिया भर में जहां भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, वहां पे वो लब कुशाई नहीं करते। अलबत्ता बानी तहरीके इंतशार को छुड़ाने के लिए वो दीवाने फिर और तो पागले लेकिन हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट को इनके क्यों? साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए कि भाई वो भी अब कहते हैं कि देखें आप लोगों ने वहां से अमेरिकन लॉबिस्ट हायर इनकार किए हैं हो और हम चुके हैं। मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अभी तक भाई वैसे वो वहां से कोई फौज ऐसी डेवलपमेंट आई नहीं है। वो फौज इनके साथ कैसे बात करेगी कि जिस पर ये हमलावर हुए हैं? ठीक है बसरा साहब, बड़ा मेजर का एक इल्जाम है बयान है, वैसे ये सुने आप एक पे। सेकंड, मुझे जी मुझे मुझे 30 सेकंड दें। जी जी। वो एक भारतीय मेजर है ना, हमेशा हमारे मुल्क के खिलाफ बोलता है, आपने भी सुना होगा। गौरव पता नहीं क्या नाम है गौरव उसका। आर्या। हाँ, वो बातें अच्छी करता है, अच्छा स्पीकर है। तो उसने कहा था जी बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब एयरबेस पे हमला किया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब दीगर जो हमारी सरकारी इमलाक थी उनको निशाना बनाया गया। तो उसने कहा मुझे दुख उस वक्त हुआ जब इनके जो शोहदा थे, जो हमारे खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए, उनकी तस्दीक की गई। तो वो फौज इनसे बात करेगी? सर बसरा तस्दीक पे साहब, दुश्मन भी ये नमजद है, फौज आपसे तो बात ऐसा नहीं नहीं हो करेगी। सकता। ये फौज आपसे बात नहीं करेगी, ये काजमी अच्छा साहब का मानना है कि ये मामला सीरियस है इधर। शिफा वो कहते हैं ना कि मेरे हाथों के तराशे हुए सनम आज बुत खानों में खुदा बने बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, बात बसरा कौन साहब कर फिर रहे बोले, हैं? शेर फिर बोले, एक मिनट नहीं बसरा देखिए साहब मैंने फिर इंटरप्ट बोले, नहीं नहीं ना फिर बोले ना, मैं शेर ठीक मुकर्रर करूंगा, मैं मुकर्रर आपसे- मैंने सर इंटरप्ट मुकर्रर किया। बसरा अगर साहब से मुकर्रर मुझे कर दें। मोहब्बत है, मैंने कहा मेरे है हाथों के मेरे हाथों के तराशे तराशे हुए पत्थर के सनम। सनम। चलो पत्थर के खुदा सनम कर ले। वैसे आप तो पत्थर भी नहीं है, पत्थर किसी मारने के काम आ जाता है, आप तो वो भी नहीं है। आप तो चले करेक्शन कर देती है, कर दिया आपने। मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज हाय। बुत खानों में खुदा बने बैठे। जनरल जियाउल हक के गमले में उगने वाले, जनरल जियाउल हक ने जिनको पाला पोसा, जनरल जिलानी ने जिनकी पैदाइश की, जिन्होंने हमेशा डील करके, और इनका तो जीना मरना ही जाहिर है फौज के साथ है। उन आज भी वो मैं देख रहा था, नवाज शरीफ ने ना पिन किया हुआ ट्वीट, वोट को इज्जत दो। ओ भाई वोट को इज्जत दी होती तो मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन से आप हारे हुए हो, तो आप कम से कम इतनी शर्म याद होनी चाहिए थी कि आप वहां पे जाके एमएनए का हलफ उठा रहे हो। और जब आपकी बेटी हारी हुई है, जिसका मेरा भाई, जिसको मैं कह रहा हूँ मुफ्त मशवरा दिया है कि लंदन आपने यहाँ पे बहुत दिहाड़ियां दुड़ियां सबकी लग गई हैं, जो पंजाब में लूट मार करप्शन 8 महीने रही, क्योंकि यहाँ तो 40 साल में इनका तो देखे ना बड़े मासूम कितने हैं। हमने पंजाब में तब्दीली कर दी। ओ भाई
40 साल से शरीफों का पंजाब के कब्जा है। मैं उस वक्त शिफा, आप मेरे ख्याल में उस वक्त 15 साल की होंगी या 12 साल की, मैं उस वक्त 20-22 साल का था जब से ये सुन रहा हूँ कि पंजाब में मियाँ जिदू आवेगा लग पता जावेगा। ये पता चला ये अमीर से अमीर तर हो गए, हर दुनिया में इनकी जायदादें बन गई और पाकिस्तानी और पंजाबी गरीब से गरीब तर हो गए। अभी आप देख लें प्रायोरिटीज क्या है। यहाँ पे स्मोक से लोग मर रहे थे और मैडम चीफ मिनिस्टर स्मोक से बचने के लिए और अपने इलाज के लिए लंदन चली गई और साथ से जाते हुए वो बेचारी जो माहौलियात के वजीर हैं उसको बतौर वो जैसे कुली होते हैं साथ उसको बैग उठवाए हुए थे। ये इनकी तरजीहात हैं। दूसरी बात ये है कि आप यकीन माने, मेरा पंजाबी के अंदर सारा हादसा ही निकल जाता है जब ये अपने आप को बतौर सियासतदान पेश करते हैं ना, तो मुझे इस तरह आता है कि नवाज शरीफ किसी जमाने में ही वाज अ पॉलिटिशियन, उसकी फॉलोइंग थी। अब तो बेचारों की हालत ये है कि आज अगर स्टैब्लिशमेंट इनको कहती है लेफ्ट, ये कहते हैं लेफ्ट, उनको कहती है राइट, ये कहते हैं राइट, वो कहते हैं बैठ जाओ, ये कहते हैं बैठ जाइए। इनकी हालत अब ये है। तो अवाम तो इनके साथ है नहीं है। आपने जुल्म जबर फिस्तायत करके फॉर्म 47 बनाकर आप लोग यहाँ पर इस वक्त मुसल्लत हैं। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। ये हम पे जमीन तंग करें, ये हमारे घर तोड़ें। बात देखो, कहते हैं ना माए बहने बेटियां सबकी सांझी होती हैं, बिल्कुल। लेकिन इनको कोई शर्म हया नहीं है शिफा कि आज अंदाजा करें कि हवा की बेटियां महफूज नहीं है। ठीक है। और सबसे बढ़कर, और ये नवाज शरीफ खानदान का कल्चर रहा है। आप ये देख लें कि नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीर जहाज से लेकर और बुशरा बीबी तक, इनका ये माइंड सेट है। और करते क्या है, और वो मरियम बीबी हैं, वो ऑडियोज और वीडियोज का कारोबार करती हैं। ये है इनकी सियासत। और 40 साल में जाहिर है जब आप झूठ की सियासत करते हैं, फ्रॉड की सियासत करते हैं, करप्शन की सियासत करते हैं, धोखाधड़ी की सियासत करते हैं, वो अल्टीमेटली एक्सपोज होनी होती है। ठीक है। अब हालत ये है कि लोग, आप देखें ना, दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, क्या आवाज आती है, वो चोर आ गया, वो चोर आ गया। अब हालत ये है कि आपको ना पाकिस्तान में ना दुनिया में, आपने अगर 3 दफा का वजीर आजम, वो बेचारा वहां पे छुप रहा है, वो बाहर नहीं निकल सकता, वो जिनीवा जाता है, लोग कहते हैं चोर आ गया। सही है बसरा साहब, मेरा वक्त बहुत लिमिटेड हो गया है। मैं सिर्फ आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी काज़मी साहब से। काज़मी साहब 20 सेकंड्स रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। औरत की इज्जत के हवाले से वो उस पार्टी का नुमाइंदा बात कर रहा है कि एक औरत नैब के चेयरमैन का स्कैंडल लेके पीएम हाउस गई तो उसको वहां पे पाबंद कर लिया गया। आशियाना वाला स्कैंडल आपके सामने है। बाकी लातादाद ऐसी चीजें हैं खान साहब से मुंसलिक। अभी औरत की इज्जत की बात करेंगे तो मुझे वो एक बेटी लावारिस याद आ जाती है जो अभी भी खुआर हो रही है लंदन की सड़कों पे। तो ये बात ना करें। सेकेंडली, इन्होंने ये कहा जी पंजाब में करप्शन। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ और चैलेंज है बसरा साहब को, कोई एक स्कैंडल तो निकाले ना, हवा में बात ना करें। वहां पे कोई फर्क गोगी नहीं है, वहां पे कोई पिंकी का गैंग नहीं है जो पंजाब में इस वक्त काम कर रहा है। तो हवा में दावे तो बहुत हैं। अभी अगर नवाज शरीफ अपने कारकुनान को इजाजत दे देता कि कोई पीटीआई का इंतशारी लंदन में नजर आए तो उसके साथ ये सलूक करो, तो हर तरफ इनको भी छुपने की जगह ना मिले। 2 दर्जन लोग हैं बरतानवी खैरात पे पलने वाले। अल्लाह अल्लाह, वो ऑनेस्टली मैं सही बता रहा हूँ। काज़मी साहब ऐसी जबान तो ना इस्तेमाल करें। नहीं मैं सही बता रहा हूँ। आपको भागते हुए गाड़ी के पीछे नजर नहीं आए? जब गाड़ी के पीछे जिस तरह वो भागते हैं आपको कुछ याद नहीं आता? कभी आपकी गाड़ी के पीछे ऐसी मखलूक नहीं भागी? अच्छा चलें, ठीक है। ये तो मैं कोई तज़ीक में जुमला तो नहीं बोला मैंने जी। बसरा साहब क्विकली, लोगों को ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं। बसरा साहब बोल चुके हैं ना, जरा सुन भी लेना, हौसला रखे ना। क्या हो गया बसरा साहब, जरा 1 मिनट तो दो। अब ये मसला है कि इन्होंने ये कल्चर डेवलप किया है ना, खुदा की कसम इनको भी सामना करना पड़ेगा। ये अगर आए ना बरतानिया में तो मैं नून वालों को मैं ही कह दूंगा बसरा साहब नहीं चाहिए। ये ना हो कि आपके भी काज़मी साहब, आपके लोगों के भी पासपोर्ट कैंसिल हो जाए, उनके लोगों के तो पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस शिफा। ठीक है, 2 बंदों को किसी के पीछे लगा दो। अच्छा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस इन यूके। बिल्कुल सही है बसरा साहब। क्विकली टाइम खत्म हो गया जी। शिफा बात ये है, ये जो जुबान इस्तेमाल करते हैं इनका कसूर नहीं है, जो माइंड सेट होता है। मैं अब कहते हैं ना गंद पे पत्थर मारेंगे मेरे अपने कपड़े खराब होंगे। इसलिए मैं इनको कहता हूँ अपने करतूत ठीक करें। अपने जो आपने बोया है वो काटना पड़ रहा है। आपने सिर्फ पाकिस्तान में, फिर कह रहा हूं, यहां पर मॉडल टाउन के अंदर आपने कत्लेआम किया, आपने लूट मार और करप्शन की सियासत की। पहला कमीशन जो आपने मोटरवेज में खाया, उसके आप एवरफील्ड प्लॉट बनाकर बैठे हैं। और वो बीबी जो कहती थी कि मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, फिर कतरी लेटर आ गया, फिर कैलबरी फॉन्ट आ गया, और फिर क्या कहती थी? कहती है मुझे एक फिक्रा, कहती थी मुझे पता है उसके लिए सिर्फ बूट साफ करने पड़ते हैं,
जूते साफ करने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, तब इक्तदार मिलता है। ये तो इनकी हैसियत सियासी है और ये इनकी हमारी औकात बात है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने डिबेट सुनी। कौसर काज़मी साहब और शौकत बसरा साहब दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दोनों का मौक़िफ़ क्या है? बसरा साहब का मौक़िफ़ ये है कि हम तो निकलेंगे चाहे ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, और कौसर काज़मी साहब का मौक़िफ़ ये था, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे कि इनको हम निकलने नहीं देंगे। अब देखना यही है कि 24 नवंबर को कौन निकलता है और कौन किसको निकलने नहीं देता। ये एक ऐसी लड़ाई है सियासी जो कि कई दिनों तक शायद जारी रहे, और इसमें कई सियासी उतार चढ़ाव, कई मोड़ आएंगे। हम भी नज़र रखेंगे, आप भी नज़र रखिए। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।